पिछली क्लास में हमने फल के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि किस प्रकार से एक निषेचित अंडाशय फल का रूप धारण कर लेता है, फल बना लेता है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं असंजनन या एपोमिक्सी के बारे में पढ़ने वाले। एपोमिक्सी की परिभाषा हम देखते हैं कि बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही बीज का निर्माण कर लेना असंजनन कहलाता है। असंजनन की परिभाषा हम देखते हैं कि बिना निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण कर लेना असंजनन कहलाता है। और एक अन्य परिभाषा है हेंस विनकलर नामक वैज्ञानिक की परिभाषा है। हेंस विनकलर ने परिभाषा दी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को किसी अन्य ऐसी प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देना। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ऐसी प्रक्रिया द्वारा विस्थापित करना जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक सलियन नहीं होता हो तो उसे असंजनन कहते हैं। ये किसने दी थी? हेंस विनकलर ने परिभाषा दी थी। हेंस विनकलर की परिभाषा है। अब देखते हैं कि असंजनन प्रक्रिया सामान्यतः एक प्रकार का वास्तविक रूप से अलैंगिक जननी है। असंजनन की प्रक्रिया वास्तविक रूप से अलैंगिक जननी है। असंजनन प्रक्रिया वास्तविक रूप से अलैंगिक जनन ही है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में अलैंगिक जनन घास और एस्ट्रेशिया नामक पादपों में पाया जाता है। घास और एस्ट्रेशिया नामक पादपों में असंजनन पाया जाता है। असंजनन की प्रक्रिया में देखते हैं कि एमएमसी सामान्यतः असंजनन की प्रक्रिया में देखते हैं कि एमएमसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही सीधे द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती हैं और द्विगुणित 2n भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती हैं 2n। और ये भ्रूण कोश की कोशिकाएं सीधे ही भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। भ्रूण कोश में उपस्थित कोशिकाएं सीधे ही बिना निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है। ये 2n द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। अब देखते हैं असंजनन का महत्व देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े तो असंजनन का महत्व में देखते हैं असंजनन से संकरित पादप प्राप्त किए जाते हैं। महत्व में देखते हैं तो कि असंजनन द्वारा संकरित पादप तैयार किए जाते हैं। असंजनन द्वारा संकरित पादप द्वारा तैयार किए जाते हैं। एनसीईआरटी में असंजनन के बारे में इतना ही बताया गया है। अधिक जानकारी है तो इसलिए हम इसको विस्तृत पढ़ते हैं। इसको विस्तृत देखते हैं कि इसके असंजनन के प्रकारों के बारे में देखते हैं। असंजनन सामान्यतः दो प्रकार का पाया जाता है। बीजाणुविद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। असंजनन दो प्रकार, बीजाणुविद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। असंजनन के प्रकार सामान्यतः देखते हैं। एक पंचानन वाइसबरी नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी प्रकार दिए थे। उन्होंने 4 प्रकार का असंजनन बताया था। हम पहले पढ़ने वाले हैं असंजनन का सामान्य वर्गीकरण। देखते हैं। पहला है बीजाणुविद असंजनन।
और सेकंड है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद असंजनन, युग्मकोद्भिद असंजनन। बीजाणुविद असंजनन में देखते हैं कि भ्रूण का निर्माण बीजाणुविद कोशिकाओं यानी कि अध्यावरण या बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है निषेचन की प्रक्रिया के बिना। भ्रूण का निर्माण किससे होता है? बीजांडकाय या बीजांडकाय या अध्यावरण जो द्विगुणित होते हैं उनकी कोशिकाओं, उनकी किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बीजाणुविद असंजनन कहते हैं। भ्रूण निर्माण होता है वो द्विगुणित होता है और ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। निषेचन के बिना ही एकदम बीजाणुविद असंजनन में होता है कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी कोशिका निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे बीजाणुविद असंजनन कहते हैं। जबकि युग्मकोद्भिद में देखते हैं कि भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका या तो अंड कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या फिर प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका भ्रूण में निषेचन के बिना ही परिवर्तित हो जाती है। ये दो प्रकार की होती है। युग्मकोद्भिद असंजनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज बनना अनिषेक बीजता। दूसरा अपयुग्मन। अनिषेक बीजता में देखते हैं कि भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका जिसमें देखते हैं भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका, भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका द्वारा निषेचन की प्रक्रिया बिना ही भ्रूण का निर्माण कर लिया जाता है। अनिषेचित अंड कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक बीजता या युग्मकोद्भिद अनिषेक बीजता कहते हैं और असंजनन कहते हैं। जबकि अपयुग्मन की प्रक्रिया में देखते हैं कि भ्रूण कोश में उपस्थित भ्रूण कोश की कोशिकाओं में भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका में देखते हैं कि प्रतिमुखी या सहायक कोशिका जो एन होती है, ये भी अनिषेचित अंडा एन होता है, द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखते हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी द्वारा वर्गीकरण दिया गया था, वो देखते हैं। असंजनन का वर्गीकरण डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। असंजनन को पंचानन माहेश्वरी ने 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकार से बताया है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी द्वारा 4 भागों में दिया था। पहला है अनुवर्ती असंजनन। पहलो है फर्स्ट है अनुवर्ती असंजनन, सेकंड है पुनरावर्ती असंजनन, सेकंड है पुनरावर्ती असंजनन। तीसरा है अपस्थानिक भ्रूणता। चौथा है कायिक, फोर्थ है कायिक असंजनन। पंचानन माहेश्वरी ने 4 प्रकार से असंजनन को बताया। फर्स्ट है अनुवर्ती असंजनन, सेकंड है पुनरावर्ती असंजनन और थर्ड है अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा है कायिक असंजनन। अनुवर्ती असंजनन में देखते हैं कि एक गुणित है। ये पुनरावर्ती असंजनन होता है वो युग्मकोद्भिद
युग्म गोदविद एसंग जनन के समान एसंग जनन ही होता है। इसे एसंग जनन युग्म गोदविद एसंग जनन भी कह सकते हैं। और अपस्थानिक गुणता को बीजाणुद्विद बीजाणुद्विद एसंग जनन भी कह सकते हैं। बीजाणुद्विद एसंग जनन कह सकते हैं, एसंग जनन कह सकते हैं। अब इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तभी बेस्ट रहेगा। देखते हैं यही हो जाए तो। इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसको अनुवर्ती एसंग जनन को पुनः दो भागों में देखते हैं। तो इसके फर्स्ट है ए गुणित अनिश्चयता, ए गुणित अनिश्चयता। और सेकंड है ए गुणित अपयुग्मन। सेकंड है ए गुणित अपयुग्मन। इसमें देखते हैं कि अनिश्चित n अंड कोशिका अनिश्चित अंड कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण भी कैसा होता है, n ही होता है। भ्रूण भी n ही होता है, निषेचन के बिना। निषेचन नहीं होता है। और भ्रूण भी अगुणित होता है। अगुणित अपयुग्मन में देखते हैं कि साय कोशिका जो n होती है या साय कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका दोनों में से कोई भी कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण भी अगुणित ही होता है। जिस देखते हैं कि अनुवर्ती एसंग जनन में होता है कि ए गुणित अनिश्चयता द्वारा अंड कोशिका अनिश्चयता, ए गुणित अनिश्चयता और ए गुणित अपयुग्मन दो प्रकार की क्रियाएं होती है। अंड कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, वो भी एक गुणित भ्रूण ही बनता है। और दूसरा अपयुग्मन में भी एक गुणित ही होता है, पर लेकिन वो साय कोशिका द्वारा होता है। ये दूसरा वाला देखते हैं पुनरावर्ती एसंग जनन में होता है कि ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें स्त्री युग्मन और मातृ कोशिका, स्त्री युग्मकोद्भिद और मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर पाई जाती है। इनको अलग अलग देखते हैं तो ये अच्छा होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम सेकंड वाला पार्ट, पुनरावर्ती एसंग जनन दे देते हैं कि इसमें स्त्री युग्मकोद्भिद और के गुणसूत्र के इनके क्या गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है मात्र पादप के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। उनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है क्योंकि इनमें अर्धसूत्रण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसमें देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार की पाई जाती हैं, अपबीजाणुता एसंग जनन। अपबीजाणु एसंग जनन। और सेकंड है आपका कायिक जनन अपबीजाणुता। ये दो प्रकार का है, एक तो जनन अपबीजाणुता और सेकंड है कायिक अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। इसमें भ्रूण कोश का निर्माण, जनन अपबीजाणुता में भ्रूण कोश का निर्माण प्रसूत कोशिका से होता है, जबकि इसमें कायिक अपबीजाणुता में भ्रूण कोश का निर्माण अध्यावरण की कोशिका द्वारा हो सकता है। भ्रूण कोश का निर्माण अध्यावरण की कोशिका द्वारा हो सकता है या फिर बीजांडकाय की कोशिका द्वारा हो सकता है, द्विगुणित कोशिका द्वारा होता है। इसमें देखते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है, भ्रूण कोश का परिप्रसूत कोशिका जो आपके द्विगुणित होती है 2n परिप्रसूत कोशिका। इसको सही से समझते हैं सबको मिटाकर। देखते हैं पुनरावर्ती एसंग जनन को हमने दो प्रकार से देखा था। फर्स्ट था आपका जननिक अपबीजाणुता और सेकंड था कायिक अपबीजाणुता।
कायिक बीजाणुता। जननी बीजाणुता में देखते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण, जननी बीजाणुता में देखते हैं भ्रूण कोश का निर्माण परिप्रसूत कोशिका से होता है, जबकि कायिक में देखते हैं कि कायिक में भ्रूण कोश का निर्माण अध्यावरणीय कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण अध्यावरण कोशिका, इसमें तो देखते हैं परिप्रसूत कोशिका जो द्विगुणित होती है, 2n द्विगुणित होती है, उससे किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और कायिक बीजाणुता में देखते हैं कि अध्यावरणीय कोशिकाएं, अध्यावरणीय या बीजांडकाय की कोशिकाएं जो द्विगुणित होती है, इनसे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब इस भ्रूण कोश के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे कायिक बीजाणुता कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, अपस्थानिक भ्रूणता। दो प्रकार हमने देख लिया था, दोनों प्रकार में देखते हैं। पहला है अनुवर्ती असंजनन, दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन। अनुवर्ती को हमने दो भागों में देखा था, एक गुणित अनिश्चयता और एक गुणित अपयुग्मन, दो प्रकार उसके देख लिए थे। दो प्रकार देख लिए हमने। पुनरावर्ती में देखा था कि जननिक अपबीजाणुता और कायिक बीजाणुता। अब तीसरा प्रकार देखने वाले हम, तीसरा प्रकार है अपस्थानिक बीजाणुता। थर्ड प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में देखते हैं कि भ्रूण का निर्माण, इसे हम बीजाणुद्विद असंजनन कह सकते हैं। इसे हम बीजाणुद्विद असंजनन कह सकते हैं। इसमें भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिका यानी कायिक कोशिका नहीं, इसमें भ्रूण का निर्माण अध्यावरणीय कोशिका या फिर बीजांडकाय कोशिका निषेचन के बिना इसमें बदल जाती हैं, भ्रूण में बदल जाती हैं। निषेचन के बिना भ्रूण में बदल जाती है, निषेचन के बिना भ्रूण में बदल जाती है, इसके एग्जाम्पल में है नींबू और संतरा, इसके उदाहरण है नींबू। इस अपस्थानिक भ्रूणता देख ली। अब चौथा बचा है, चौथा प्रकार है पंचानन माहेश्वरी ने बताया, उनमें से चौथा प्रकार हमारे पास बचा। चौथा प्रकार है कायिक असंजनन। कायिक असंजनन में देखते हैं कि कायिक कोशिका, इन कायिक असंजनन में देखते हैं पादपों पर पुष्प का निर्माण नहीं होता है, पुष्प का निर्माण नहीं होता। ये एक प्रकार का कायिक जननी है। इसमें पत्र कलिकाओं का निर्माण होता है, पत्र कलिकाएं बनती हैं, पत्र कलिकाओं से परांकुर पत्र कलिकाओं से कायिक प्रवर्ध का निर्माण होता है। ये कायिक परिवर्ध वृद्धि कर अंकुरित होकर पादप पर ही अंकुरित होकर नया पादप तैयार कर लेता है। इस प्रकार का हम देखते हैं कि पादप पर ही अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। देखते हैं कायिक असंजनन में पुष्प नहीं बनते हैं, पुष्प के स्थान पर पत्र कलिकाएं का निर्माण होता है। ये पत्र कलिकाओं से कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्ध पादप के साथ ही अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार प्याज या कांदा, प्याज में ये इसका एग्जाम्पल होगी, प्याज में पाया जाता है। ये पंचानन माहेश्वरी हमने चारों वर्गीकरण देख लिया था। अब देखते हैं हम इनका महत्व, असंजनन का महत्व, ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। असंजनन के महत्व में देखते हैं कि इसमें विभाजन की प्रक्रिया, एक तो अणुसूत्रण नहीं होता है और एक युग्मक संलयन नहीं होता है। इसलिए इसमें विविधताएं उत्पन्न नहीं होती है। इससे संकर किस्म तैयार की जा सकती है, संकर बीज तैयार किए जा सकते हैं।
यदि इसमें अर्धसूत्रण नहीं होता है और युग्मक संलयन नहीं होता है, इसलिए इनमें पुनरावृत्ति भी डीएनए की प्रतिकृति या पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। इस प्रकार से इसका उपयोग क्लोनिंग के लिए किया जा सकता है। क्लोनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्लोनिंग पादप तैयार किया जा सकता है इस विधि द्वारा। और दूसरा कार्य देखते हैं, दूसरा कार्य इसके द्वारा अच्छी किस्म के संकरित बीज तैयार किए जा सकते हैं, बीज या पादप तैयार किए जा सकते हैं। और तीसरा कार्य है कि इससे आनुवांशिक विविधता, इस प्रक्रिया द्वारा यदि जनन होता है तो उन पादपों में आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, जिससे उसके अच्छे गुण, उस पादप के अच्छे गुण लगातार बने रह सकते हैं, अच्छे गुण को लगातार बनाया जा सकता है। एसन जनन का टॉपिक हमारा यही था। ये क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।